हेलो एवरीवन, वेलकम संभव लॉ। और मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं जहां पे हम लोग जितने भी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको हम लोग कवर करेंगे फॉर वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में, जिसमें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 96 और ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी। मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि टॉपिक्स और लैंडमार्क केसेस कवर होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बैंक्रप्सी कोड हो गया, आईपीसी हो गया। तो आप लोग मेरी वीडियोस को प्लीज देखते रहिए। एंड गाइस, मैं लॉन्च कर रहा हूं कुछ नए मॉक टेस्ट और मॉक सीरीजेस जो कि क्लैट पीजी 2021 के पैटर्न पे बेस्ड होंगे। तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप लोग इन चीजों को फॉलो अप कर पाए और ये बेनिफिशियल होगा बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 96 और सीपीसी बात करता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के बारे में, जिसके अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो ओवर अ ओरिजिनल डिक्री टू द कोर्ट ऑफ फर्स्ट अपील। इसके अंदर हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस है मंजुला वर्सेस श्याम सुंदर का, जो कि जनवरी 2021 का एक जजमेंट है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व करा था कि जो अपीलेट कोर्ट होती है वो अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी। तो वहां पे वो ना केवल अपील को ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ सुनेगी बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी सुनेगी। यहाँ पे एक 2 जजेस की बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस सूर्यकांत, और उन्होंने ये जजमेंट तब दिया जब वो कर्नाटका हाईकोर्ट के एक जजमेंट को सुन रहे थे जिसने की डिसमिस कर दिया था ट्रायल कोर्ट के एक जजमेंट को, जहां पे जो पिटिशनर्स थे उन्होंने पिटीशन में ये प्रे करा था कि सेक्शन 278 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर उनको एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए एक विल के रिस्पेक्ट में। यहां पे जो कोर्ट थी उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट है उसने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स है उसको बिना सुने, बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना उसके एस्पेक्ट्स को ध्यान रखे एक क्रिप्टिक ऑर्डर के अंदर केस को सीधे सीधे डिसमिस कर दिया। फर्दर कोर्ट ने सेक्शन 96 को रेफर करते हुए बात करी ऑर्डर 41 रूल 31 के बारे में, जिसके अंदर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हैं जो कि अपीलेट कोर्ट को फॉलो करना चाहिए जब वो एक अपील को डिसाइड कर रही है। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जब एक अपीलेट कोर्ट एक जजमेंट डिसाइड करती है, एक अपील डिसाइड करती है, तो उसको ये देखना चाहिए कि जो जजमेंट दिया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसके पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है और जो डिसीजन उसमें दिया गया है वो क्या है, उस डिसीजन के पीछे जो रीजन था वो एग्जैक्टली क्या है, और उसके बाद जो डिक्री अपील करी गई है क्या उसको रिवर्स करना है या उसको वेरी करना है, ये देखना पड़ेगा उनको। और अगर एप्लेंट उसके लिए एंटाइटल्ड है तो उनको वो चीज दे देनी है। यहां पे कोर्ट ने ये कहा कि ये एक सेटल्ड लॉ है कि जो अपील होती है वो कंटिन्यूएशन होती है ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स की, और यहाँ पे एप्लेट कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है वो इन्वॉल्व करता है रीहियरिंग ऑफ एन अपील ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज द लॉ। दोनों चीजों पे उनको हियर करना है। और जो फर्स्ट अपील होती है वो इन इटसेल्फ एक बहुत ही वैल्यूएबल राइट होता है, और जितने भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स होते हैं जब उसको ट्रायल कोर्ट के द्वारा सुना गया था तो वो सारे के सारे जब अपील में आए हैं तो वो रिकंसिडरेशन के लिए खुले हुए हैं। जो जजमेंट होगा एक अपीलेट कोर्ट का, इसीलिए ये जरूरी है कि वो रिफ्लेक्ट करे एक कॉन्शियस एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और वहां पे वो कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होना चाहिए अपीलेट कोर्ट की, जो कि सपोर्ट करे रीजंस के साथ उसको सपोर्ट करे कि क्यों ये डिसीजन दिया जा रहा है कि वो अपील आप रिजेक्ट कर रहे हो या फिर वो अपील आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जहां पे आप सारे के सारे कंटेंशंस जो कि दोनों पार्टीज ने रखे हैं उन पे आप ध्यान करो। और ये बिल्कुल कहने वाली बात है कि जो फर्स्ट अपील है उसको जितने भी रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 96 रेड विद ऑर्डर 41 रूल 31 उनको फॉलो करके चलना चाहिए। और अगर इन रिक्वायरमेंट्स का नॉन ऑब्जर्वेंस होता है, इन रिक्वायरमेंट्स को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो वो इन्फर्मिटी की तरफ लीड कर सकते हैं एक जजमेंट की। वीएन कृष्णा मूर्ति वर्सेस रवि कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच जिसके मेंबर्स थे जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस रविंद्र भट्ट, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि कोई भी स्ट्रेंजर उसको परमिट नहीं किया जाएगा एक अपील फाइल करने से अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी अनलेस वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि वो एग्रीव्ड पर्संस की उस कैटेगरी में आता है जिनके की राइट्स प्रीजुडिशियली या फिर एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं जो कि डिक्री है इन क्वेश्चन, उससे अगर उनके लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं तभी उनको अलाउ किया जाएगा सेक्शन 96 के अंदर अपील फाइल करने देने से। इस केस में जो एपलेट्स थे
वो लोग ओरिजिनली पार्टी नहीं थे उस सूट में जो कि डिक्री करी गई थी ट्रायल कोर्ट के थ्रू, और उन लोगों ने कोशिश भी करी थी कि वो लोग इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फाइल कर पाए ताकि उन लोगों को सूट में ऐड वो लोग हो पाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया क्योंकि वो लोग प्रॉपर पार्टी नहीं थे उस केस के अंदर। फर्दर जब वो लोग हाई कोर्ट में इस चीज को लेके गए तो हाई कोर्ट ने भी उनकी रिलीफ ग्रांट करने से रिफ्यूज कर दिया। और जब वो लोग फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन लोगों ने अपना ये कंटेंशन रखा कोर्ट के सामने कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था जिसमें कि सेल एग्रीमेंट के ऊपर एक परमानेंट इंजेक्शन लगा दिया गया है, उसकी वजह से उनके इंटरेस्ट जो है एक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी पाने में वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। इस वजह से उनको यहाँ पे पार्टी होना चाहिए। इस चीज को सुनने के बाद कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो सेक्शन 96 और सेक्शन 100 है सीपीसी का, वो प्रोवाइड करता है एक अपील फाइल करने का प्रोविजन फॉर अ ओरिजिनल डिक्री और फ्रॉम अ डिक्री जो कि एक अपील में आ चुकी है। जो अफोर्सेड प्रोविजन है उसमें ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि क्या कैटेगरीज ऑफ पर्संस हैं जो कि अपील फाइल कर सकती हैं। हाउएवर ये एक सेटल्ड प्रोपोजिशन है, लीगल प्रिंसिपल है कि एक स्ट्रेंजर फाइल नहीं कर सकता है एक अपील किसी भी प्रोसीडिंग में अनलेस वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर दे कि वो फॉल करता है उस कैटेगरी में जो कि एग्रीव पर्संस कहलाएंगे। एक एग्रीव पर्सन होगा जिसका राइट वायलेट हुआ। जब कोई ऐसा जजमेंट या डिक्री होता है जो कि किसी पर्सन को प्रीजुडिशियली इफेक्ट कर रहा है जो कि पार्टी नहीं है सूट की, तभी वो अपील कर सकता है बाय द लीव ऑफ द एपेलेट कोर्ट। कोर्ट ने अपने अर्लियर को जजमेंट्स को रेफर करा जिसमें से एक था श्रीमती के अम्बानी का, जिसमें कि कोर्ट ने हेल्ड करा था कि हम लोग अलाउ करेंगे ऐसे लोगों को अपील फाइल करने का राइट जो कि पार्टी नहीं है किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग का जो कि उस केस में थी या फिर उस सूट का वो लोग पार्ट नहीं है, लेकिन वो लोग बाउंड हैं उस केस के डिक्री या जजमेंट जो कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और अगर वो लोग किसी और केस में खड़े होते हैं वो पार्टीज, तो वो लोग अटैक नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर केस के करेक्टनेस को उस दूसरे केस में जिसमें कि वो लोग खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने ये फर्दर नोट करा कि जो एक्सप्रेशन है पर्सन एग्रीव्ड, वो ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं करेगा जो कि किसी फिजियोलॉजिकल या इमेजिनरी इंजरी के द्वारा ग्रसित हैं। वो ऐसे लोगों को इंक्लूड करेगा जो कि एग्रीव्ड हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं वो एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं या जेपरडाइज हुए हैं बिकॉज ऑफ द जजमेंट जो कि कोर्ट के द्वारा पास किया गया है। कोर्ट ने फिर बात करी उस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट की जो कि इन क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर केस में, और उन्होंने उसको देखते हुए ये कहा कि जो जजमेंट है यहाँ पे ट्रायल कोर्ट का वो इन रेम होगा और वो अप्लाई करेगा केवल उन पे जो कि प्लेंटिफ हैं और डिफेंडेंट हैं सूट में, और वो जो एपेलेंट्स है वो उस पर अप्लाई नहीं करेगा। कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात से अग्री करते हुए उसके जजमेंट को अपहोल्ड करा और ये कहा कि हमारे सामने बहुत ही वेहमेंटली सारी बातें रखी गई, हमारे सामने प्लीड करा गया कि क्यों जो हाई कोर्ट का जजमेंट था और जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था वो एपेलेंट्स को एडवर्सली इफेक्ट करता है, क्यों वो उनके राइट्स को वायलेट करता है। लेकिन जो एपेलेंट्स थे इस केस में वो लोग फेल करते हैं कोई भी ऐसा मटेरियल दिखाने में या डेमोन्स्ट्रेट करने में जो कि ये साबित करे कि जो जजमेंट और डिक्री पास करा गया है ट्रायल कोर्ट के थ्रू वो उनको एडवर्सली या प्रीजुडिशियली इफेक्ट करता है। केवल ये कह देना कि जो एपेलेंट्स थे वो प्रीजुडिशियली इफेक्ट हुए हैं बाय द डिक्री, ये चीज सफिशिएंट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है कि जो डिक्री है वो उनके लीगल राइट्स को अफेक्ट करते हैं एपेलेंट्स के, और साथ ही साथ वो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं अगर उन डिक्रीज को फर्दर एग्जीक्यूट किया जाता, उनको कैरी आउट करा जाता। तो जो फैक्ट ऑफ द केस है वो ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यहाँ पे जो डिक्री दी गई थी वो केवल और केवल कन्फाइंड थी डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट टू द एग्रीमेंट टू सेल जो कि इस केस में इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो इंजंक्शन सॉर्ट करी गई है वो केवल अगेंस्ट द डिफेंडेड सोसाइटी या फिर उसके ऑफिसर्स के अगेंस्ट में सॉर्ट करी गई है, और यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि जो एंटायर प्लेंट है या फिर जो सूट में प्रोसीडिंग्स चली हैं वो सेल डीड के एग्जीक्यूशन के बारे में हो जो कि इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ करी गई थी बाय जनरल पावर अटॉर्नी होल्डर्स, या फिर जो मैटर है जजमेंट या डिक्री या कोर्ट का उससे कोई भी इस चीज का रिलेशन हो। एपेलेंट्स ने 10 यहाँ पे ये बात डिमॉन्स्ट्रेट करने में बिल्कुल फेल हो गए हैं कि वो लोग प्रीजुडिशियली या फिर एडवर्सली अफेक्टेड थे जजमेंट के द्वारा, और उनके जो लीगल राइट्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी लिखता नहीं है कि वो जेपरडाइज हो रहे हैं, और वो इस जो एक्सप्रेशन है एग्रीव पर्सन का उसके एम्बिट के अंदर वो लोग नहीं आते हैं, और इसीलिए उन लोगों को यहाँ पे अपील मेंटेन करने का राइट नहीं है अगेंस्ट द डिक्री ऑफ द ट्रायल। ऑर्डर 7 बात करता है प्लेन के बारे में,
और इसमें हम लोग जो पहला केस डिस्कस करेंगे वो है मेसर्स एक्सेल करियर्स वर्सेस फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज लिमिटेड का, जिसमें कि 3 जजेस बेंच जिसके मेंबर्स थे जस्टिस आर एफ नरिमन, जस्टिस नवीन शाह और जस्टिस इंदिरा बनर्जी। उन्होंने ये हेल्ड करा कि एक प्लेंट जिसको कि रिटर्न करा जा रहा है अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ सीपीसी, ताकि उसको प्रेजेंट करा जा सके किसी ऐसी कोर्ट में जिसके पास एक प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है, तो वहां पे जब वो सूट आएगा उस नई कोर्ट के सामने तो वो बिल्कुल डीनोवो होगा, बिल्कुल नए तरीके से वो केस चलेगा और जो पुरानी कोर्ट के सामने केस चल रहा था वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इस केस को समझने के लिए पहले हम लोग ऑर्डर 7 रूल 10 को समझते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक प्लेंट है जो कि एक कोर्ट के पास आती है जिसके पास प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि पार्टीज ने वहां पे ज्यूरिसडिक्शन में डिफेक्ट थी, उन्होंने उस चीज को देखा नहीं, तो वो कोर्ट उस केस को रिटर्न कर सकती है ऑर्डर 7 रूल 10 में कि आप इसको एक कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट के पास लेके जाइए क्योंकि आपकी ज्यूरिसडिक्शन में डिफेक्ट था। यहाँ पे जो सूट रिटर्न करा जा रहा है उसको नई कोर्ट के सामने एज अ फ्रेश सूट फाइल किया जाएगा, जिसको कि हम लोग बोलेंगे डीनोवो ट्रायल। और यहाँ पे जिस भी स्टेज पे केस पहले चल रहा था पुरानी कोर्ट में उससे कोई लेना देना नहीं, वो सूट वो जो मैटर होगा वो खत्म हो जाएगा, नए तरीके से शुरू होगा। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम लोग को कुछ केस लॉज देखने पड़ेंगे। इस टॉपिक का सबसे पहला केस है जोगिंदर तुली वर्सेस एसएल भाटिया का, जिसमें कि अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट की वजह से जो सूट की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई और जो कोर्ट थी उसने अपनी पिक्यूनी ज्यूरिसडिक्शन लॉस कर दी। जब वहां पे ये मैटर हाईकोर्ट के पास गया रिवीजन के लिए तो उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर डायरेक्ट करा गया था केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करा जाना वो बिल्कुल ठीक था, वहां की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो बिल्कुल ठीक थी। और जब वो केस दूसरे कोर्ट में गया तो वो डिनोवो ट्रायल के तौर पे नहीं शुरू हुआ था, बल्कि जो ट्रायल पिछली कोर्ट में कंटिन्यूड था वही कंटिन्यू रहा। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा था और ये कहा था कि जो केस था वो पास्ट था ग्राउंड ऑफ स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस के बाय द पार्टी, क्योंकि एविडेंस पार्टीज ने प्रेजेंट कर दिया था वहां पे, इसीलिए वो केस कंटिन्यू होगा, वहां पे डिनोवो ट्रायल शुरू नहीं होनी चाहिए। फर्दर इन द केस ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस वर्सेस तेज प्रास एसोसिएट्स एंड एक्सपोर्ट में कोर्ट ने रूल 10A ऑफ ऑर्डर 7 और रूल 10B ऑफ ऑर्डर 7 ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976 को इंटरप्रेट करा। उसमें उन्होंने कहा कि जो रूल 10A है वो एम्पावर करता है कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस को कि वो रिटर्न कर सकती है प्लेंट को, फिक्स कर सकती है डेट ऑफ अपीयरेंस को दोनों पार्टीज के लिए उस नई कोर्ट में जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। इस चीज को देखते हुए बिफोर द अमेंडमेंट जब मैटर्स थे वो डिस्कनेक्टेड थे, क्योंकि वहां पे जब वो प्लेंट रिटर्न हो जाती थी तो उसका मतलब नहीं रहता था पुरानी वाली कोर्ट से। तो इस चीज को देखते हुए, इस अमेंडमेंट की स्पिरिट को समझते हुए कोर्ट ने ये ओपाइन करा कि रूल 10 अलाउ करता है कोर्ट को डेट फिक्स करना, तो इसीलिए यहां पे हम लोग ये कहेंगे कि ये एक फ्रेश फाइलिंग नहीं है सूट की, ये एक तरीके से कॉन्टिन्यूएशन है। इस जजमेंट पे आने के लिए कोर्ट ने जोगिंदर तुली वर्सेस एसएल भाटिया के केस को भी रेफर करा था। फिर फर्दर जो केस आया वो था ओएनजीसी लिमिटेड वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिसमें कि ये हेल्ड करा गया था कि जब एक प्लेंट फाइल करी जाती है एक प्रॉपर कोर्ट में आफ्टर गेटिंग इट बैक फ्रॉम अ रॉन्ग कोर्ट, मतलब जिसमें गलत जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट से वापस आता है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो कंटिन्यूएशन है उस सूट का, बल्कि ये माना जाएगा कि जो सूट है वो कमेंस हुआ है जब प्लेंट फाइल हुई है प्रॉपर कोर्ट के सामने। कोर्ट ने इस केस में फर्दर ये बोला कि जो प्लेंटिफ है वो एंटाइटल्ड है कि जो पीरियड उसने वहां पे स्पेंड करा जहां पे गलत कोर्ट में वो था वो एक्सक्लूड कर दिया जाए अंडर सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, और वो एडजस्टमेंट भी सीख कर सकता है उस कोर्ट फीस को लेकर जो कि उसने पुराने कोर्ट में दिया था नए कोर्ट की फीस को हटा के। एक ही टॉपिक पे 3 कॉन्ट्रास्टिंग जजमेंट आने की वजह से इस केस में जो 3 जजेस बेंच थी उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस और जोगिंदर तुली के केस को ओवररूल करा। कोर्ट ने ओरिएंटल वाले केस के लिए ये बोला कि रूल 10A को इसलिए ऐड करा गया था सीपीसी में ताकि जो समन भेजा जाता है डिफेंडेंट को जब एक नई प्लेंट फाइल हो रही है कॉम्पिटेंट कोर्ट में, उस चीज को जरूरी बनाया जा सके, उस चीज को नेसेसिटेट किया जा सके। इस रूल के ऐड होने का कोई मतलब नहीं है इस बात से कि जो प्रीवियस ट्रायल चल रहा था वो नेक्स्ट ट्रायल जो नया शुरू हो रहा है उसमें कंटिन्यू करेगा, उससे का कोई लेना नहीं है। उसके बाद जोगिंदर तुली के केस में कोर्ट ने उसको ओवररूल करते हुए ये बोला कि जो वहां पे केस दिया गया था वो एक गलत लॉ था, इट वाज अ रॉन्ग लॉ, और उसने कोई भी प्रेसिडेंट वहां पे नहीं देखा था, कोई भी पुराना केस नहीं देखा था, रेफर नहीं करा था उस टॉपिक पे जजमेंट देते हुए। फाइनली कोर्ट ने ये बोला कि जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का केस है वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है लॉ की इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और कोर्ट ने ये बोला कि जब भी एक कोर्ट में जहां पे इंस्टीट्यूट करा गया सूट वहां पे जुरिसडिक्शन में डिफेक्ट है और उसको ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर रिटर्न कर दिया जाता है, तो जब वो केस नए कोर्ट में जाएगा
तो वो बिल्कुल डिनोवो तरीके से, नए तरीके से जो ट्रायल होगा वो कमेंस करेगा। दाही बेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली के केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच, जिसके मेंबर्स थे जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने ये हेल्ड करा कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 है, जिसमें कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करी जाती है, उसके अंदर अगर एक प्लेंट में ये नहीं डिस्क्लोज करा जाता कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है या फिर जो सूट है वो बार्ड बाय लॉ है, तो कोर्ट के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन उसको सूट को जो है रिजेक्ट करना होगा। कोर्ट ने यहां पे बोला कि जो नेचर है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का अंडर सीपीसी, वो मैंडेटोरी इन नेचर है, और वहां पे जो वर्ड यूज करा गया है वो है शैल, कि उसको रिएक्ट करना पड़ेगा जो भी क्लॉजेस स्पेसिफाइड है ए से लेके ई में रूल 11 के अंदर। इसके बाद कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी जो कि जजमेंट के पैरा नंबर 12 में दिए हुए हैं। हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने ये बोला कि जो पावर कन्फर करी गई है कोर्ट के पास कि वो टर्मिनेट कर सकती है एक सिविल एक्शन को, वो एक बहुत ही ड्रास्टिक पावर है, और उसके अंदर जो कंडीशंस दी हुई हैं ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, उनके साथ आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उनको स्ट्रिक्टली आपको अडहियर करना है किसी भी कोर्ट को जो कि रिजेक्ट कर रही है प्लेंट को। फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 है उसमें एक ड्यूटी कास्ट है कोर्ट के ऊपर कि वो डिटरमाइन करे कि प्लेंट डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं कॉज ऑफ एक्शन बाय स्क्रूटनाइजिंग जो एवरमेंट्स हैं प्लेंट के अंदर, उनको इन कंजंक्शन विद द डॉक्यूमेंट जिसको कि रिलाय करा जा रहा है पार्टीज के द्वारा, और वो ये भी देखे कि क्या जो सूट है वो बार्ड है लॉ के द्वारा या फिर नहीं। फर्दर कोर्ट ने बोला कि जो डॉक्यूमेंट फाइल किए जाते हैं अलॉन्ग विद द प्लेंट, ये रिक्वायर्ड है कि उनको लिया जाए कंसिडरेशन में ये डिसाइड करने के टाइम पर कि हमें एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है कि नहीं अंडर ऑर्डर 7 रूल 11A। जब कोई डॉक्यूमेंट रेफर करा गया है किसी प्लेंट में, तो वो उस प्लेंट की बेसिस को फॉर्म करता है और उसको एक पार्ट के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए प्लेंट की, तो वो चीजें एक साथ कंजंक्शन में लेके चलना चाहिए कोर्ट को। कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि जो टेस्ट होता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें रिजेक्शन ऑफ प्लेन की पावर को एक्सरसाइज करना है या फिर नहीं करना है, वो इस टाइप का है कि जो क्लेम्स करे गए हैं पार्टी के द्वारा इन द प्लेंट, अगर उनको एंटायरिटी में लिया जाए इन कंजंक्शन विद द डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर पार्टी रिलाय कर रही है, क्या उसका सेम मैग्नीट्यूड है कि एज इफ जो क्लेम था अगर वो सेटिस्फाई कर ले जाते और जो डिक्री होती वो पास कर दी जाती, अगर उसका सेम मैग्नीट्यूड है उन बातों का, तो वहां पे प्लेन को रिजेक्ट करने का भी सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उस ऑर्डर को पास करने के बराबर होना चाहिए। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक मीनिंगफुल रीडिंग की जाए प्लेंट की और उसमें रीड करने के बाद ये पता चलता है कि जो सूट है वो मैनिफेस्टली वेक्शियस है, मतलब वो एक तरीके से फ्रॉडुलेंट है या उसमें कोई मेरिट नहीं है, और या फिर उसमें कोई ऐसा बात नहीं लिखी हुई है कि क्यों राइट टू सू होना चाहिए उनके पास, तो कोर्ट जस्टिफाइड होगा अपनी पावर को एक्सरसाइज करने में अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।